रवि को एक बार एग्ज़ाम देने राजस्थान जाना पड़ा। ऑनलाइन होटल बुक करने पर सिर्फ एक ही होटल में रूम मिल रहा था, एलिना होटल। विचित्र बात थी, उस होटल के कोई रिव्यू नहीं थे। समय की कमी को देखते हुए उसने होटल बुक कर दिया। ट्रेन रात के 11 बजे पहुंची। स्टेशन के बाहर खाना खाने के बाद उसने होटल के लिए रिक्शा या टैक्सी करनी चाहिए। कोई उस रोड पर जाने को तैयार नहीं था। एक रिक्शा वाला तैयार हुआ। देखो, मैं आपको उस होटल से कुछ पहले ही उतार दूंगा, उसके बाद आपको खुद ही जाना होगा। इतने पर बात बन गई। रवि रिक्शा पर बैठ गया। क्या बात है, कोई उस रोड पर जाना नहीं चाहता, सब मना कर रहे हैं। साहब, आप नए लगते हैं शहर में, आपको कुछ पता नहीं। क्या पता नहीं? कुछ नहीं। आप उस गली से सीधा जाइए और दाईं तरफ आपका होटल होगा। वो लोग वहां पहुंच चुके थे। रवि होटल में पहुंचा। सुनसान इलाका था। रिसेप्शन पर बैठे एक लड़के ने बोला, आप रवि होंगे जिन्होंने ऑनलाइन बुकिंग की थी? जी हाँ, मैं ही हूँ। अच्छा, आपका रूम नंबर 105 ये रहा। और हाँ, रात में अगर कुछ सुनाई दे तो उठना नहीं बस। कैसे उठेंगे भाई, इतना थके जो है। आपने आईडी वगैरह कुछ नहीं मांगी? कोई ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं, काम हो जाएगा इसी से। रवि रूम नंबर 105 में गया। रात के 12 बज चुके थे। तभी वो बिस्तर पर सोने गया। उसने इधर उधर देखा। सुनसान इलाका, कमरे भी ज्यादातर खाली ही थे। जैसे ही वो गहरी नींद में था, अचानक उसे पायल के छनछनाने की आवाज आई। तो कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन उसे रिसेप्शन पर कहे लड़के की बात याद आ गई कि रात में उठना नहीं। वो चुपचाप सो गया। अगली सुबह उठा और जाने के लिए तैयार हो गया। वो नीचे खाने के लिए होटल के रिसेप्शन पर बात करने गया। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? जी सर, बिल्कुल। रात में मुझे पायल की आवाज़ आ रही थी, क्या कोई टीवी भी ऑन था क्या, या फिर कुछ और? रिसेप्शन वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। सर, आपका नाश्ता तैयार है। रवि खाने की टेबल पर बैठ गया। कुछ देर उसने खाना खाया, जिसके बाद वो एग्ज़ाम देने सेंटर पर निकल गया। जब एग्ज़ाम सेंटर पर गया तो उसकी आईडी मांगी गई। अरे ये क्या, आईडी कार्ड कहाँ गया? लगता है होटल में ही कल छोड़ आया। उसके पास 2 आईडी थी। उसने दूसरी आईडी दिखाई और एग्ज़ाम देने चला गया। ट्रेन रात की थी। उसने सोचा एग्ज़ाम देने के बाद उस होटल जाकर आईडी लेकर फिर स्टेशन चला जाएगा। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम देने के बाद उसी होटल पर वो आ गया। शाम के 6 बज चुके थे। होटल पहुंचते ही उसने रिसेप्शन पर अपनी आईडी मांगी, तो इस पर उस लड़के ने कहा, सर, मैं आपको आपके आईडी के बारे में याद दिलाने ही वाला था, ये लीजिए। रवि ने अपनी आईडी ली और उस होटल से निकलने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि जैसे फिर से उसके कानों में पायल की आवाज़ टकराई हो। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा तो पाया कि ट्रेन के समय में अभी वक्त है। वो वापस उस रिसेप्शन वाले लड़के के पास गया और उसने पूछा, अच्छा, सुबह जब मैंने पूछा कि यहाँ पायल की आवाज़ आती है तो आपने कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है? कल रात को मैं लगातार पायल की आवाज़ सुन रहा था। इस पर वो लड़का रवि की बात को सुनकर जैसे अनसुना सा कर दिया और उस लड़के ने फिर कहा, सर, आपको जाना चाहिए, आपकी ट्रेन छूट जाएगी। इस पर रवि ने कहा, नहीं, मेरी ट्रेन में अभी वक्त है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? पायल की आवाज़, आप अगर बताना नहीं चाहते तो
छोड़ दीजिए। जिस पर उस लड़के ने कहा, सर बहुत लंबी कहानी है। जिसके बाद रवि ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास भी काफ़ी समय है। जिसके बाद उस लड़के ने बताना शुरू किया। रॉबर्ट और जोसेफ बहुत अच्छे दोस्त हैं। जोसेफ इस होटल का मालिक था। रॉबर्ट को भी वो यहीं पर काम पर रखता था, मतलब कि बिल्कुल एक पार्टनर जैसा। दरअसल इस होटल का असली मालिक जोसेफ ही था। उसकी इकलौती लड़की थी, उसका नाम एलिना था। जोसेफ और रॉबर्ट में घनिष्ठ दोस्ती थी। अपने काम और चतुराई से रॉबर्ट ने जोसेफ के दिल में अपने लिए एक खास जगह बना ली और उसका विश्वास पात्र बन गया। जोसेफ रॉबर्ट पर बेहद भरोसा करता था। कभी कभी तो जोसेफ विश्वास के कारण कंपनी के मुख्य काम रॉबर्ट को ही सौंप देता था। तब जोसेफ की लड़की इतनी बड़ी और सयानी नहीं हुई थी कि वो कंपनी का काम देख सके। इसलिए रॉबर्ट को जोसेफ ने अपने सह मैनेजर के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया हुआ था। अचानक किसी घातक बीमारी के चलते जोसेफ रॉबर्ट को अपने घर बुलाकर अपनी पत्नी और बेटी के सामने उससे अपनी कंपनी की कुछ ज़रूरी बातें करता है। जोसेफ रॉबर्ट से कहता है, देखो जोसेफ, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरे साथ मिलकर तुमने बहुत काम भी किया है, इसलिए तुम्हें मेरे काम का एक अच्छा तजुर्बा भी हो गया होगा। मैं अपनी बेटी एलिना को इस होटल का भार सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि एलिना होटल के काम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानती जितना कि तुम जानते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस होटल को चलाने में मेरी बेटी की मदद करो। रॉबर्ट, अब से मेरी बेटी कंपनी के मालिक है और तुम्हें एलिना के साथ बिजनेस को आगे बढ़ाना है। रॉबर्ट जोसेफ का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम चिंता मत करो जोसेफ, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। ये सुनकर जोसेफ के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। रॉबर्ट दोहरे चरित्र का आदमी था, लेकिन जोसेफ को फिर भी उसकी बातों पर ज़रा भी शक नहीं होता। जोसेफ अपनी बात रखकर निश्चिंत हो जाता है। जोसेफ की हालत ज़्यादा खराब होने की वजह से उनकी जगह उनकी बेटी एलिना होटल का भार संभालती है, जिसमें रॉबर्ट के उसके साथ भी शामिल था। कुछ महीनों तक कंपनी का कार्यभार संभालने के दौरान ही एलिना के पिताजी यानी कि जोसेफ गुजर गए। आखिर रॉबर्ट जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। तब तक एलिना भी रॉबर्ट की मदद से कंपनी का सारा हिसाब किताब समझ चुके थे और वो अपने होटल के मुख्य काम अब रॉबर्ट को ना देकर खुद ही निपटा लेते थे। इससे रॉबर्ट को ये बात खल रही थी कि एलिना अब कंपनी का कोई भी मुख्य काम उसे नहीं सौंपती और खुद ही निपटा लेती है। मतलब कि वो उसे अब होटल के आधे हिस्से का भागीदार नहीं बनाना चाहती और वो उसे नीचे ही रखना चाहती है। जबकि एलिना ऐसा कुछ भी नहीं सोचती थी। वो एक सकारात्मक सोच की लड़की थी। वो होटल के काम ज़्यादा भार किसी और पर नहीं छोड़ना चाहते थे और फिर जो भी काम वो अच्छे से खुद कर सकती है उसे वो दूसरे से क्यों कराए। अपने दोस्त जोसेफ के मरने के बाद रॉबर्ट को उसकी कंपनी हड़पने का लालच आ जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं। रॉबर्ट के लालच की लालसा बढ़ती जाती है। फिर एक दिन वही होता है जो होना था। रॉबर्ट एलिना को इसी होटल में बेरहमी से मार डालता है और फिर उसकी लाश को इस होटल के एक दीवार के पीछे चुनवा देता है। हालांकि उसके कई दिनों के बाद रॉबर्ट पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है। पुलिस की जांच पड़ताल के दौरान उसने सारा कुछ कबूल लिया और फिर उसे जेल हो गई। मगर कहते हैं कि तभी से इस होटल एलिना में एलिना की आत्मा भटकती रहती है।
रिसेप्शन वाले लड़के की पूरी बात सुनकर मुझे समझ आया कि कल रात वो पायल की आवाज़ किसकी थी। जिसके बाद मैंने वहाँ से अपना सामान उठाया और सीधे स्टेशन पहुँचा। ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। लोकल ट्रेन के डेली पैसेंजर है कमल। रात को 8 बजे की ट्रेन पकड़कर 9 बजे उतरकर गैरेज से अपना साइकिल लेकर 45 मिनट के बाद अपने घर पहुंचता है। तूफान हो या आंधी, जो भी हो, यही कमल का डेली रूटीन है। अगर किसी दिन ट्रेन का टाइम टेबल थोड़ा इधर उधर हुआ तो उस दिन रात को उसे स्टेशन पर ही रहना पड़ता है, क्योंकि देर रात को अकेले घर लौटना बहुत ही मुश्किल होता है उसके लिए। ऐसे ही एक दिन ट्रेन हड़ताल के कारण रेलवे टाइम टेबल में कुछ बदलाव हुआ। ढेर सारे ट्रेन इधर उधर फंसे हुए थे। अपना घर लौटने के लिए कमल ट्रेन पर बैठा हुआ था। उसके तरह ही ढेर सारे पैसेंजर फंसे हुए थे। जब स्टेशन पर ट्रेन पहुंची तब रात बहुत हो चुकी थी। सारे पैसेंजर ट्रेन से उतरकर अपनी अपनी मंजिल को रवाना हो गए। फंसे हुए ट्रेन पर बैठते वक्त कमल अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गेम खेलकर चार्ज ख़त्म कर दिया था। गेम का नशा उसे इतना था कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया। फ़ोन बंद है। ठंड की रात को वो अपने गांव जाने के लिए कोई साथी भी उसे नहीं दिख रहा है। कमल इस सोच में पड़ गया कि घर लौटूं या स्टेशन पर ही रात गुजार दूं। फिलहाल कमल दुविधा में है। कुछ देर सोचने के बाद कमल ने फैसला लिया कि वो घर नहीं लौटेगा, रात को स्टेशन पर ही सो जाएगा। लेकिन घर पर फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि आज वो घर नहीं लौटेगा। रेल रोको हड़ताल के कारण स्टेशन में फंसा हुआ है। कल सुबह घर लौटेगा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन घर तक पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कमल का तो फ़ोन ही बंद है। अचानक उसे नज़र आया स्टेशन के दूसरी तरफ पर एक आदमी शायद ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। कमल तुरंत पटरी पर उतरकर सीधा उनके पास गया और बोला, सर, क्या मैं आपके फ़ोन से कॉल कर सकता हूँ? दरअसल मेरा फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। जब कोई मुसीबत में पड़ता है तो हम उनको सहारा देने के लिए खड़े होते हैं। उस पैसेंजर ने कहा, ठीक है, आप मेरे फ़ोन से बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तभी कमल को याद आया कि उसे घर का तो नंबर ही याद नहीं, फ़ोन करेगा कैसे। वापस फ़ोन उनको देते हुए कमल ने कहा, आपका शुक्रिया, वो क्या है कि मुझे नंबर याद नहीं है घर का, इसलिए इस फ़ोन से तो बात नहीं हो पाएगी। स्टेशन पर खड़े होकर कमल इधर उधर देखने लगा। अगर कोई दुकान खुली हो तो वो अपने फ़ोन को थोड़ा चार्ज कर लेगा। कम से कम थोड़ा ही चार्ज से तो काम चल ही जाएगा। लेकिन इतनी रात को उस छोटे से स्टेशन पर कोई भी चाय की स्टॉल तक भी खुली हुई नहीं थी। जब हम मुसीबत में पड़ते हैं तब सारे के सारे मुसीबत एक साथ ही आ जाते हैं। ठंड की रात, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ। लास्ट ट्रेन जोर जोर से हॉर्न बजाते हुए आगे निकल गई। अचानक से तेजी से हवा बहने लगी और वो हवा कमल के सर के ऊपर से निकल गई। कमल अपना मुंह रुमाल से पोंछते हुए इधर उधर देखने लगा। उतने में ही दूर से कमल को किसी ने नाम लेकर बुलाया, कमल, कमल, आ जाओ मेरे साथ, हम घर लौट रहे हैं। तुम्हें जाना है ना, तो जल्दी आओ, हम लोग इधर ही वेट कर रहे हैं, बहुत रात हो गई, जल्दी आओ। कमल ने तुरंत ही जवाब दिया, तुम वहीं रुको, मैं गैरेज से अपना साइकिल लेकर आता हूँ। तुरंत साइकिल लेने चला गया कमल। जो अजनबी कमल को बुला रहा था
उस अजनबी की आवाज़ कमल को थोड़ी जानी पहचानी लग रही थी। शायद कोई दोस्त ही होगा या कोई उसके जैसा ही डेली पैसेंजर। ज़्यादा कोहरा होने की वजह से उस अजनबी का चेहरा नहीं देख पा रहा था कमल। तुरंत कमल अपना साइकिल गैरेज से लेकर उस अजनबी के साथ निकल पड़ा। कमल अपने बैग में हरदम एक टॉर्च लाइट रखता था। इस तरह से ज़रूरत के कारण टॉर्च लाइट हमेशा साथ रखने पर उसे काफ़ी ही सुविधा होती थी। तुरंत अपने बैग से टॉर्च लाइट निकाला और जलाते हुए उस अजनबी के पीछे पीछे साइकिल चलाकर अपने घर की ओर बढ़ने लगा। दोनों आगे बढ़ रहे थे। सामने जो अजनबी साइकिल चला रहा था वो बहुत ही तेज़ी से साइकिल चला रहा था। उस अजनबी को कमल ने बोला, अरे भाई ज़रा धीरे चलाओ यार, मैं तुम्हारे जैसे नहीं चला पा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे ही चलाते रहोगे तो मैं पीछे रह जाऊँगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी आवाज़ कहीं सुनी सुनी लग रही है, बस नाम याद नहीं आ रहा। कुछ अजीब सी आवाज़ निकालते हुए उस अजनबी ने कहा, भाई मेरा नाम बाद में सुन लेना, अभी जल्दी अपने घर जाने के लिए सोचो और साइकिल चलाओ, हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना है। इतना ही कहकर अजनबी फिर से तेजी से साइकिल चलाने लगा। उसकी साइकिल की स्पीड कम नहीं हो रही थी और कमल इतना दम नहीं ला पा रहा था कि वो उसके बराबर में जा सके। कमल भी उसकी तरह साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था। उन दिनों इस तरह से साइकिल चलाते हुए देखकर रास्ते में कुत्ते बिल्ली काफ़ी भौंका करते थे और इन सबको भौंकते हुए सुनकर कमल डरने लगा। अजनबी की अजीब सी आवाज़ सुनकर कमल सोचने लगा कि शायद ठंड की वजह से इसका गला खराब होगा, इसलिए इस तरह की आवाज़ है। अचानक कमल के हाथ से टॉर्च लाइट नीचे गिर गई और लाइट बंद हो गई। कमल उस अजनबी को बोला, अरे भाई ज़रा रुको, मेरा लाइट नीचे गिर गया यार, मैं उसे उठाकर जलाता, रुको फिर चलेंगे। अजनबी ने उसकी बात तो सुनी। थोड़ी देर पर वो साइकिल को रोका। कमल टॉर्च लाइट उठाकर जलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो जली ही नहीं, शायद उसका बल्ब कट गया था। तभी कमल ने कहा, भाई मेरा तो टॉर्च ही बंद हो गया यार, अब इस अंधेरे में घर कैसे जाएंगे। तभी वो अजनबी ने दूर से ही धीमी सी लाइट चालू की। इस पर कमल ने कहा, अरे वाह तुम्हारे पास तो लाइट है यार, अब कोई परेशानी नहीं होगी, चलो चलो अब घर लौटते हैं। फिर उन दोनों ने अपने घर के लिए रवाना होना ही सही समझा। उस अजनबी ने वैसे ही तेजी से साइकिल चलाना जारी रखा। इस बार उसे कुछ नहीं कहा। कमल ने जो होगा देखा जाएगा। अचानक कमल के नाक में एक अजीब सी बदबू आने लगी। कमल ने सोचा शायद इस अजनबी ने मछली खरीदा है, वही मछली सड़ गई है क्योंकि वो उसी की बदबू थी। साइकिल चलाकर थका हुआ कमल उस अजनबी को बोला, अरे भाई अब जरा धीरे चलाओ यार, तुम में इतनी ताकत है लेकिन मेरे में नहीं है यार, मेरा दम घुट रहा है। उतने में ही कुछ देर बाद कमल और थोड़ी सी तेज साइकिल चलाकर उस अजनबी के बराबर में पहुंच गया। रात के अंधेरे में उस अजनबी की ओर देखा तो कमल भौचक्का रह गया क्योंकि उस अजनबी के चेहरे से जैसे एक अजीब सी आग सी निकल रहे थे। कमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, किसी इंसान के चेहरे से आग कैसे निकल सकती है। तभी उस अजनबी ने कमल की ओर देखा और एकदम से अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसके मुंह के अंदर से आग की एक ज्वाला सी निकली। कमल डर के मारे साइकिल पर से वहीं नीचे ज़मीन पर गिर गया और गिरते ही उसने जैसे अपना होश ही खो दिया। फिर जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कमल वहीं रास्ते के किनारे पड़ा था। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे। कमल ने उठकर उन लोगों को पूरी बात बताई तो उन लोगों ने बताया
कि दरअसल 2-3 लोगों के साथ पहले भी ऐसी ही घटना हो चुकी है। पता नहीं वो शख्स कौन है, मगर वो जो भी है इंसान तो नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।